हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री पार्ट 3 की। और इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को। 1991 की पॉलिसी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी और उस समय क्योंकि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसको इम्प्रूव करने के लिए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 भी उसी समय अनाउंस की गई। तो जो इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इंडियन इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया जाए, यानी कि और ज़्यादा फ्रीडम दी जाए। किन चीज़ों से फ्रीडम देने की ज़रूरत थी? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कंट्रोल लगे हुए थे इंडस्ट्री पर, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनको लिबरलाइज़ करने की, उनको धीरे धीरे रिमूव करने की एक शुरुआत की गई। क्योंकि इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पर, और इसको दूर करने के लिए ज़रूरत थी कि अब इन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को कम किया जाए। मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 यदि हम बात करते हैं तो पहला है कि पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज़ रिजर्व थी वो पहले 17 थी, उनको रिड्यूस कर 8 कर दिया गया और बाकी सारे एरियाज़ जो थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए। 2010 और 11 की यदि आप बात करें तो केवल 2 ही इंडस्ट्रीज़ ऐसी रह गई थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़। और यदि अब आज की बात कर रहे हैं आप, तो धीरे धीरे सरकार ने रेलवेज़ में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स, फ्राइट लाइन प्रोजेक्ट्स में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सिग्नलिंग है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है, इन सब को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है। और गवर्नमेंट एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को भी धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने पर विचार कर रही है। फिर दूसरा जो फीचर है इस पॉलिसी का वो है डी लाइसेंसिंग, यानी कि पहले क्या होता था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता था किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में जिस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी, उन इंडस्ट्रीज़ को लिमिट कर 18 कर दिया गया। 1999 में इसको फर्दर रिड्यूस कर 6 किया गया। 2006 में 5 तक इसको रिड्यूस कर दिया गया और 5 ही सेक्टर ऐसे छोड़े गए जहाँ पर लाइसेंस कंपल्सरी था, जो कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और हजार्डस केमिकल्स थे। इन सेक्टर्स में यदि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो आपको लाइसेंस लेना कंपल्सरी था, अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स में लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया। अबॉलिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन किसी तरह की कुछ जितनी भी स्कीम्स चली आ रही थी इंडस्ट्रीज़ में, उनको रिमूव करने की कोशिश की गई। जो एंटरप्रेन्योर्स अब किसी नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे या अपनी एग्जिस्टिंग जो उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट थी उनको एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो उन्हें किसी तरह की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें क्या करना था, एक मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन देना था अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी कि जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी, जो इन्फॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड, उसको शेयर करना था। फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी बढ़ाया गया 40% से बढ़ाकर। प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ थी जो 47, वहाँ पर इस लिमिट को 51% तक कर दिया गया। और जो आपके ट्रेडिंग हाउसेस एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, वहाँ पर फॉरेन इक्विटी की होल्डिंग 74% तक बढ़ा दी गई। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि फॉरेन इक्विटी कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर 100% तक अलाउ की गई। सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया जिसका क्या काम था कि वो नेगोशिएट करे इंटरनेशनल फर्म्स के साथ और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रूव करे सेलेक्टेड एरियाज़ में। ये बेसिकली क्यों किया गया, ताकि आप अट्रैक्ट कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, फॉरेन टेक्नोलॉजी को, और वर्ल्ड मार्केट्स तक आपकी एक्सेस हो सके। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स या टेक्नीशियंस या फॉरेन टेस्टिंग्स को अब आप बिना किसी परमिशन के हायर कर सकते थे, और इसमें आपको जो भी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी वो आप आरबीआई से अरेंज कर सकते थे, उस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी।
पब्लिक इंटरप्राइज इनकरिंग लॉसेस, पब्लिक इंटरप्राइजेज जो लॉस लगातार फेस कर रही थी उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। इस बोर्ड का क्या काम था कि वो रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन स्कीम्स के लिए बनाया गया, जो सिक यूनिट्स थी उनको रिवाइव किया जा सके ताकि और दोबारा से उनको रिहेबिलिट किया जा सके। फैसिलिटीज़ टू लेबर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, उनके सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो उठाया गया वो था नेशनल रिन्यूअल फंड। ये फंड बेसिकली क्यों बनाया गया? ये वर्कर्स को रिलीफ देने के लिए बनाया गया एक तरीके से, कैसे वर्कर्स जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्राइवेटाइजेशन या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के बंद होने के कारण जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उन अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को फ़ायदा देने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए, उनको एक तरीके का कंपनसेशन देने के लिए इस फंड को इस्टेब्लिश किया गया। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भी पहले से ज़्यादा रिलैक्स कर दिया गया। जहाँ तक 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, ऐसे सिटीज़ में आपको लोकेशन क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यदि आप बात करें 10 लाख से ऊपर जहाँ पर पॉपुलेशन है, वहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत थी। लेकिन कैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए? केवल पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। नॉन पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वहाँ भी आपको किसी तरह की कोई जो लोकेशन की क्लियरेंस है उसकी ज़रूरत नहीं थी। इनकरेजमेंट किया गया टू इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए तरह तरह के सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स दिए ताकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को दूर किया जा सके। फ्रीडम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से फ्री करने के लिए बेसिकली एक्सपेंशन प्रोग्राम्स को फोकस किया गया। और यदि किसी भी जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वो प्रोड्यूस करना चाहती है कोई भी कमोडिटी, तो वो ऑलरेडी लाइसेंस जो उसको इशू है उसके बेसिस पर प्रोडक्शन कर सकती थी, एक्सपेंशन कर सकती थी, उसको फर्दर किसी तरह की और परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। कंसेशन फ्रॉम मोनोपोलीज एक्ट, मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसको भी बाद में रिफ़ाइन कर दिया गया। और जिन कंपनी को परमिशन की ज़रूरत थी MRTP एक्ट के तहत, उनको रिलैक्सेशन दी गई और अब नई यूनिट्स, मर्जर्स, एक्सपेंशंस और डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस तरह की परमिशंस को हटा दिया गया। MRTP एक्ट को केवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया किन एरियाज़ तक जहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती है। फर्दर 2002 में इसको और भी ज़्यादा एक लिबरल कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया और MRTP एक्ट को अबॉलिश कर दिया गया। न्यू डेफिनेशंस आपकी प्रोवाइड की गई इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की यदि आप बात करें इसके बाद, तो 2006 में न्यू डेफिनेशन माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए आई थी और इसमें जो लिमिट्स थी वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई और जो लिमिट्स थी वो प्लांट और मशीनरी के बेसिस पर थी। साथ ही आप बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज़ और सर्विस इंटरप्राइजेज़ में सेगमेंटेड थी। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेज़ दोनों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़। और उसमें इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर प्लांट और मशीनरी में आपके डिफ़ाइन किया गया इन इंटरप्राइजेज़ को। रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, आगे 2006 में यदि आप बात करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको डिफ़ाइन किया गया था पहले और कि 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जहां आपको देखने को मिलती है प्लांट और मशीनरी में, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कह रहे थे। अब क्या किया गया, वहां पर स्पेशल प्रोविज़न्स किए गए किस चीज़ को लेकर कि जो प्रोडक्ट्स आपके रिज़र्व किए गए थे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए, अब केवल 20 आइटम्स ही ऐसे थे जिनको एक्सक्लूसिवली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आपके प्रोड्यूस कर सकती थी और ऐसे आइटम्स में आपके लार्ज और मीडियम इंटरप्राइजेज़ इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, यानी उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी। और यदि आप आज के दिन की बात करें तो जो भी आइटम्स हैं वो किसी तरह से रिज़र्व नहीं रखे गए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। फिर है फैसिलिटीज़ ऑफ इंपोर्ट की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई और ऑटोमेटिक अप्रूवल का एक ज़रिया दिया गया किस चीज़ के लिए कि इंपोर्ट की जा सके आपकी कैपिटल गुड्स, और जिसकी लिमिट हालांकि 2 करोड़ तक मैक्सिमम रखी और आपके प्लांट और मशीनरी के हिसाब से वो टोटल वैल्यू के 25% तक वो हो सकती थी, लेकिन उसमें आपको किसी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। ऑटोमेटिकली आप उतने अमाउंट की जो कैपिटल गुड्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकते थे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो जो उसके फीचर्स थे, उसके प्रोविजंस थे, उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया। पहला क्या किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया पब्लिक सेक्टर को 2 यूनिट्स तक। केवल एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़ ही ऐसे थे जहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर देखने को मिलता था, बाकी सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप कर दिए गए थे। रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, 2006 में जो इंडस्ट्रीज़ थी जिनको लाइसेंस की कंपल्सरी ज़रूरत थी उनको रिड्यूस कर 5 तक कर दिया गया। एक्सपेंशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज़, जो आपकी लार्ज इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक्सपेंड करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो एरियाज़ थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिज़र्व रखे गए थे अब उनको भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए खोल दिया गया। जैसे कि आप रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हैं तो ये आपका पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिज़र्व था, लेकिन अब इसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए फर्दर ओपन अप कर दिया गया। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की जी तोड़ कोशिश की गई और इसके लिए पहले आपको जोनल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो अब एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स में यूनिट्स इस्टेब्लिश थी अब वो डेवलपमेंट कमिश्नर से परमिशन ले सकते थे, और इस तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी अब वो परमिशन डेवलपमेंट कमिश्नर प्रोवाइड कर सकते थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रोल काफ़ी कम करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में यूनिट्स थी उनको वेरियस टैक्स एग्जाम्पशंस दी गई ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। रिडक्शन इन ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ थी जो कैपिटल गुड्स पर उनको रिड्यूस कर दिया गया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी जो कैपिटल गुड्स पर उनको भी रिड्यूस किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपकी जो रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो सकें और ज़्यादा कैपिटल गुड्स आपके यहाँ आ सकें। इनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की गई। एक कंसेशनल टैक्स रेट दिया गया जो कैपिटल गेन कर रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो उनको यहाँ से जो इतना भी फ़ायदा हो रहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, उस पर जो टैक्स था वो कंसेशनल रखा गया। स्पेशल इंसेंटिव्स दिए गए एनआरआईज़ को ताकि वो ये ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 100% तक बढ़ा दी गई। रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, 1995-96 में यदि आप बात करते हैं तो फंड्स जो इंटरनेशनल मार्केट से कॉरपोरेट सेक्टर उठा सकता था इंडिया का, उसको अलाउ कर दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अब इन मार्केट से अरेंज किए जा सकते थे। कंसेशनल लोन्स फ्रॉम एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्टर्स थे जो उनको कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए गए ताकि वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। इंक्रीज़ इन लैंडिंग लिमिट ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज़, अब लैंडिंग लिमिट थी जो बैंक की वो 500 करोड़ तक बढ़ाकर कर दी गई एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, ताकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई प्रोडक्शन के लिए, और इस स्कीम के अंतर्गत आपके जो क्वालिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स था वो प्रोवाइड किए जाते थे, और इसमें जो भी खर्चा आता था उसको गवर्नमेंट के द्वारा बाद में रीइम्बर्स कर दिया जाता था। टैक्स हॉलीडे 1993 और 94 में 5 ईयर टैक्स हॉलीडे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश हो रही थी, ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ आपको देखने को मिल रही थी उनको रिमूव किया जा सके। इनकरेजमेंट दिया गया प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो पार्टिसिपेट करे
इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और बेहतर पावर, रोड, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ सभी इंडस्ट्रीज़ को अवेलेबल हो सके। 1996 और 97 में आपके फंड रेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया। इस डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का क्या काम था कि वो जो भी आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनके शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचकर एक तरीके से फंड्स को रेज करता था। सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेटअप किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए किया गया ताकि वो आएँ और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि 2017 में इस बोर्ड को अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, अब पहले मोनोपोलीज टेंडेंसीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने MRTP एक्ट बनाया था, लेकिन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत थी कि हम MRTP एक्ट को अबॉलिश करते। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 2002 में इसे अबॉलिश कर दिया ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंड हो सकें और उनका बेनिफिट हमें मिल सके। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज़, 2006 में जहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया था माइक्रो इंटरप्राइजेज़, स्मॉल इंटरप्राइजेज़ और लार्ज इंटरप्राइजेज़ को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर के लिए, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज़ थे उनमें जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ थे उनके लिमिट्स को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी प्लांट और मशीनरी में उसके बेसिस पर, और सर्विस इंटरप्राइजेज़ के लिए 2 करोड़ कर दिया गया जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट पहले से ज़्यादा थी। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 1991, यानी कि 1991 की पॉलिसी आखिरकार कैसे साबित हुई। देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आपकी ये जो पॉलिसी थी पहले से कहीं लिबरल पॉलिसी थी, और इसका जो मेन उद्देश्य था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कंट्रोल्स को कम किया जा सके। इसने उस डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स भी किए और जिसका बेनिफिट ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को होते हुए देख सकते हैं हम। लेकिन पहले की पॉलिसीज़ से ऑब्वियसली ये बेहतर पॉलिसी थी, उनकी वीकनेस को दूर करते हुए बनाई गई थी। लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसीलिए हम 2 तरीके से इसको इवैल्यूएट करेंगे। एक मेरिट्स की बात करते हैं, दूसरी डीमेरिट्स की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मेरिट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको इंक्रीज़ देखने को मिला। किस चीज़ में इंक्रीज़ देखने को मिला? प्रोडक्शन में। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कारण आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर बढ़ी, फॉरेन टेक्नोलॉजी आपके यहाँ बढ़ी, मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ भी आपको फॉरेन से भी मिल पा रही थी, जिसने आपके जो स्केयर रिसोर्सेज थे इकनॉमी में उसको ऐड ऑन किया, जिसके कारण प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट पाया गया। प्रमोट्स लिबरलाइजेशन, इस पॉलिसी के कारण ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन को बढ़ावा मिला। जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उनको दूर करने में हमें मदद मिली, क्योंकि हमने देखिए यहाँ लाइसेंसिंग की जहाँ हम बात कर रहे थे लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया। केवल 5 ही सेक्टर अब ऐसे रह गए थे जहाँ पर लाइसेंस ज़रूरी था। MRTP एक्ट की यदि हम बात करें तो उसको भी अबॉलिश कर दिया। तो इन सब चीज़ों के कारण जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्री महसूस करने लगी। इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व थे इंडस्ट्रीज़ उनको घटाकर 17 से 2 कर दिया गया। तो ऐसे में उनको मैनेज करना, पब्लिक जो सेक्टर की इंटरप्राइजेस थी वो काफ़ी आसान हो गया गवर्नमेंट के लिए, और वहाँ पर एक एफिशिएंसी में इंक्रीज़ देखने को मिला, क्योंकि अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ग्रेटर ऑटोनॉमी के साथ इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ऑपरेट किया जा रहा था। इंक्रीज़ इन कंपटीशन, अब जो MRTP एक्ट था जो असेट्स को लिमिट करता था, इसी के साथ आपने जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या प्राइवेटाइजेशन है वो जिनको हिंडर कर रखा था पहले, अब उनको खोल दिया। तो इससे क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपके यहाँ ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आ गई और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ इस्टेब्लिश होने लगी MRTP एक्ट के ख़त्म होने से।
तो इन सब चीज़ों के कारण कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ। कंपटीशन इंक्रीज़ होने का सीधा सीधा फ़ायदा हमें लोअर प्राइसेस के टर्म्स में देखने को मिला, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट कंज्यूमर हुआ, क्योंकि अब वो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद सकता था, उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल थी और उसको लो प्राइस पे करने पड़ रहे थे। लेस इकोनॉमिक बर्डन ऑन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर का एरिया काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया। सिक यूनिट्स थी जो वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी गई, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक बर्डन था इन सिक यूनिट्स का या पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स को हैंडल करने का, वो काफ़ी कम हो गया। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लिबरल लोन्स दिए गए, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश किए गए और उनको लिबरल इंपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी के, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बेनिफिट हुआ। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए थे ताकि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में जाएं और वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करें, जिससे रीजनल डेवलपमेंट हुआ और आपकी जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी वो कम हुई। सिग्निफिकेंट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सिग्निफिकेंस को बढ़ावा दे रही थी और कह सकते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। 2006 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो लिमिट तय की गई थी उसको बढ़ा दिया गया था, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एक एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए एक मौका मिल रहा था इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू। इंक्रीज्ड इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हुई। 1991 की बात हम जब कर रहे हैं, मैंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पर बहुत ही ख़राब थी। हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया था, वहीं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आए थे, जिसका सीधा असर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज्ड जो अमाउंट है उसके रूप में देखने को मिला। 1990-91 में केवल ये $103 मिलियन था, लेकिन 2016-17 में बात करें तो आप 67,817 मिलियन $, के रूप में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो देख सकते हैं। इंक्रीज़ इन वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के वेलफेयर पर फोकस किया गया, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया, क्योंकि यहाँ प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस कर दिया गया, तो ऐसे में नेशनल रिन्यूअल फंड इस्टेब्लिश किया गया था ऐसे लेबर्स के लिए जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हो रहे थे इस प्राइवेटाइजेशन के कारण। शॉर्ट कमिंग ऑफ न्यू पॉलिसीज़ की बात करते हैं। अब अभी तक हम बात कर रहे थे क्या फ़ायदे हुए, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या कमियां रह गई, क्या प्रॉब्लम्स आई। पहली चीज़, रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस कर दिया गया, केवल 2 ही सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखे गए, बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। ऐसे में जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी, उनकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं हम खोते हुए देख सकते हैं और इसका ऑब्वियसली ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर, जो कि स्पेशली बेसिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। प्राइवेटाइजेशन विल नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू एफिशिएंसी, अब ये कहना कि भाई पब्लिक सेक्टर से आप यूनिट्स ले लीजिए और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दीजिए, आपकी एफिशिएंसी सारी यूनिट्स की अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा कहना गलत होगा। कहीं भी यदि आपको एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है किसी भी यूनिट की, तो वहाँ पर कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। तो खाली प्राइवेटाइजेशन से ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आप सब्सिडीज़ को कम करके, प्राइस कंट्रोल को हटाकर और ग्लोबल कंपटीशन से इंट्रोड्यूस कर यदि प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, अब इकोनॉमिक पावर को कंसंट्रेट होने से रोकने के लिए MRTP एक्ट लाया गया था, लेकिन MRTP एक्ट के प्रोविजंस में समय समय पर ढील दी गई, असेट्स की लिमिट बढ़ा दी गई और एट लास्ट 2002 में हम देख सकते हैं कि MRTP एक्ट को अबॉलिश कर दिया गया, जिसका सीधा नुकसान हमें हुआ कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज इस्टेब्लिश होने लगे और इकोनॉमिक पावर फिर से कंसंट्रेट होने लगी। इंक्रीज़ इन रीजनल इम्बैलेंसेस, अब हमने कहा कि इस पॉलिसी में रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन जहां हम बात करते हैं लोकेशन के प्रोविज़न्स में ढील दी गई और लोकेशन क्लियरेंस के नए प्रोजेक्ट्स को ज़रूरत नहीं थी,
ऐसी कंडीशन में प्लस आप बात कह रहे हैं कि लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ अब ख़त्म कर दी गई, तो ये सारे जो प्रोविज़न्स थे, ये सारे नई नई इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे थे कि वो ऑलरेडी ऐसे एरियाज़ में इस्टेब्लिश की जाए जहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। बैकवर्ड एरियाज़ में नई इंडस्ट्री अपने आप को इस्टेब्लिश कर खुश नहीं हो रही थी, जिससे रीजनल इम्बैलेंसेस फर्दर इंक्रीज हुए। एडवर्स अफेक्ट ऑन इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अब हमने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस फॉरेन एलिमेंट को दी, फॉरेन कैपिटल को अपने अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स कंसेशंस का सहारा लिया, लेकिन इससे इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एडवर्स अफेक्ट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब हमने MRTP एक्ट को हटा दिया, हमने लाइसेंसिंग को रिमूव कर दिया, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया, जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व एरियाज थे उनको रिड्यूस कर दिया। तो इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट सीधा सीधा किस पर आया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। बड़ी बड़ी अब इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने लगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी। ग्लोबल कंपटीशन में हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पिछड़ कर रह गई और बहुत सारी यूनिट्स को तो क्लोजर का सामना करना पड़ा। इग्नोर्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब क्योंकि आपने पब्लिक सेक्टर के एरिया को काफ़ी रिड्यूस कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी तवज्जो दे दी, तो जिससे बेसिक जो की इंडस्ट्रीज़ थी जिनको और ज़्यादा फर्दर एक्सपेंशन की ज़रूरत थी, वो आपका रुका हुआ आप देख सकते हैं। साथ ही MRTP एक्ट को ख़त्म करने से आपकी जो इकोनॉमिक पावर थी वो कंसंट्रेट होने लगी प्राइवेट हैंड्स में। फिर हम साथ ही अभी हमने बात की थी कि रीजनल इम्बैलेंसेस इस पॉलिसी के तहत और ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे आपके सोशल वेलफेयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि आपने क्या किया कि फॉरेन टेक्नोलॉजी और को बढ़ावा दिया, जो कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है? कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पर लेबर की कम ज़रूरत है, जबकि हमारी कंट्री लेबर सरप्लस कंट्री है जहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को लगाए जाने की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का लॉस हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा देखने को मिला।